हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बिल्कुल आपने सही देखा कि आज की क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल के प्राइसेस ये जो रोज बढ़ते रहते हैं, इनको बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार फैक्टर कौन है। क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा है। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि पेट्रोल की प्राइसिंग आखिर होती कैसे है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि दोनों सरकारों की तरफ देखा जाए, केंद्र और राज्य, तो दोनों में से कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पेट्रोल के प्राइजेस को बढ़ाने के लिए, या अगर इन प्राइजेस को नीचे लाना है तो कौन सी गवर्नमेंट इजीली ये कर सकती है। अब पॉलिटिकल एंगल से देखें तो हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान काम है। तो केंद्र सरकार हमेशा ये कहती रहती है कि पेट्रोल को महंगा करने में हमारा कोई जिम्मेदारी, हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो पहले वाली सरकार का रोल था। या फिर वो बोलेंगे कि पहले वाली सरकार का नहीं, ये तो राज्य सरकारों का रोल है। तो वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम तो दूध के दूल्हे हैं, जो कर रहा है वो तो सब केंद्र सरकार ही कर रही है। तो ऐसे में हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आखिर ये पेट्रोल की प्राइसिंग में केंद्र और सेंटर का रोल, केंद्र और राज्य का रोल कैसे कैसे है। इसके साथ में हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे चर्चा करनी थी जिसका नाम था ऑयल बॉन्ड। ये ऑयल बॉन्ड क्या है, तो आइए एक बार इसको हल्का सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट कम करने के लिए, क्योंकि हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है और पेट्रोल डीजल दो ऐसी कमोडिटी हैं जिनके प्राइस बढ़ने से देश में हर चीज़ का प्राइस बढ़ता है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम जीवन की हर एक चीज़ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके घर तक जो भी चीज़ पहुंचेगी उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्वमेंट है। आपके घर तक अगर खाने का सामान आता है तो कहीं ना कहीं से, खेत से, फैक्ट्री से वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा। आपके घर पे कपड़ा आता है तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा, सब्जी आती है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगी, फल फ्रूट आता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा। जहां जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे डीजल पेट्रोल की खपत होगी, और अगर ट्रांसपोर्टर को डीजल पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो डेफिनेटली वो किराया ज़्यादा वसूलेगा। अगर वो ज़्यादा पैसे लेगा तो दो दुकानदार है, उसको चीज़ें महंगी मिली तो दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा। हर चीज़ महंगी, और एक बार ये महंगाई का चक्र चल पड़ता है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि पेट्रोल का प्राइस लगाते समय, निकालते समय हमारे भारत में कच्चे तेल के प्राइस का सीधा सीधा लिंक है ही नहीं। कच्चे तेल प्राइस महंगा होता रहता है, सस्ता होता रहता है। हमारे न्यूज़ चैनल वाले, पॉलिटिकल पार्टी वाले डिबेट करते रहते हैं कि कच्चा तेल महंगा नहीं हुआ, फिर भी तेल महंगा हो रहा है, कच्चा तेल सस्ता हो गया। लेकिन इन रियलिटी दो चीज़ों का डायरेक्ट लिंक नहीं है। कच्चे तेल का मूल्य, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस, और वहीं पे भारत में पेट्रोल डीजल डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये पेट्रोल को रिफाइन करके, कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बना के बेचते हैं। इनकी वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट जो इनको आती है, उसका भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हमारे भारत में ट्रेड प्राइस पैरिटी का फॉर्मूला लगाया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के रेट से गवर्न है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, पिछली क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे कि सबसे पहले हम लोग ट्रेड प्राइस पैरिटी के हिसाब से बेस प्राइस निकाल लेते हैं, और इस बेस प्राइस के अंदर हम लोग लॉजिस्टिक चार्जेस या इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जोड़ देते हैं। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जोड़ने के बाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो कमीशन है वो इसके अंदर जोड़ देते हैं। सब कुछ इसमें जोड़ा, सब कुछ जोड़ने के बाद जो कीमत आती है उस कीमत पे ये पेट्रोल दे दिया जाता है डीलर्स को, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्राइस टू डीलर्स। डिपो को या पेट्रोल पंप को ये पेट्रोल दे दिया जाता है। इसके बाद में पेट्रोल पंप वाला इसके अंदर अपना खुद का कमीशन जोड़ता है। खुद का कमीशन जोड़ने के साथ साथ इसके अंदर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी भी जोड़ती है। तो इसमें कमीशन के अलावा एक्साइज ड्यूटी जुड़ेगी। एक्साइज ड्यूटी आप सभी जानते हैं कि एक केंद्रीय उत्पादन कर है जो केंद्र सरकार लगाती है, तो केंद्र सरकार का टैक्स जुड़ेगा, और इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का वैट या वैल्यू एडेड टैक्स भी जुड़ेगा। तब जाके वो प्राइस आता है जिस पे कस्टमर तक पेट्रोल पहुंच रहा है। अब अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि अगर पेट्रोल के प्राइस का ब्रेकअप देखा जाए तो पेट्रोल के प्राइस के बेसिक बड़े बड़े कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो क्रूड का या पेट्रोल का खुद का प्राइस तो है ही, तो एक बेस प्राइस तो है ही, लेकिन बेस प्राइस के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे सबसे पहली चीज़ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कमीशन, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनका कमीशन। इनके कमीशन के अलावा फिर दूसरी चीज़ आती है जिसका नाम है टैक्सेस, और टैक्सेस के अलावा तीसरी चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन टू द डीलर। अब देखो, पेट्रोल पंप वाला बड़ी उम्मीद से एक पेट्रोल पंप चला रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके कमीशन को बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें बहुत कुछ कमी करने का स्कोप होता नहीं है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन सब की बात करें तो इनको जो मार्जिन मिलता है वहाँ पे भी हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट किया जा सकता है, पर डेफिनेटली यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है।
कैसे हो सकता है उसकी बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है टैक्सेस। तो आइए पेट्रोल पे लगने वाले टैक्सेस के बारे में बात करें। हमारे भारत में पेट्रोल और डीजल पे दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। कौन कौन से? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, और एक टैक्स लगाया जाता है राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रही है उसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और राज्य सरकार जो टैक्स वसूल रही है उसको हम लोग बोलते हैं वैट। एक्साइज ड्यूटी हमेशा पेट्रोल का या डीजल का जो प्राइस आएगा, मतलब उनका उत्पादन करने के बाद जो प्राइस आता है उस पे लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेस प्राइस ट्रेड प्राइस पैरिटी से निकालते हैं, इनलैंड उसके अंदर फ्रेट ऐड करते हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद जो कीमत आई उसके अंदर डीलर कमीशन जुड़ता है और दोनों पे मिला के वैट लगता है। मतलब बात कुछ ऐसे हो गई कि थोड़ा सा अगर इसको समझें तो मान लीजिए कि पहले कच्चे तेल की कीमत 50 रुपये रही होगी, 50 रुपए के अंदर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी जोड़ेगी, मान लेते हैं कि 10 रुपए, तो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद कीमत आई 60 रुपए। इस 60 रुपए के अंदर अब डीलर का कमीशन जुड़ेगा, और डीलर का कमीशन मान लीजिए मैंने 10 रुपए जोड़ा तो कीमत आ जाती है 70 रुपए। इस 70 रुपए पे राज्य सरकार वैट लगाती है, और अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए वैट का रेट 10% है तो ये 10% 70 रुपए पे चार्ज होगा। अगर 70 रुपए पे 10% टैक्स लग रहा है, दैट मीन्स कि हमने कच्चे तेल की कीमत पे उस पर भी वैट लगाया, एक्साइज ड्यूटी पे भी वैट लगाया और कमीशन पे भी वैट लगाया। तो वैट एक ऐसा चार्ज है जो सभी पे लगता है। तो इस तरह से इसके ऊपर 7 रुपए का वैट लगेगा और फाइनली कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचेगा 77 रुपए में। जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब सोचिएगा, अभी केंद्र सरकार ने जब टैक्स घटाया तो केंद्र सरकार ने ये बोला कि हम लोग पेट्रोल के ऊपर 8 रुपए और डीजल पे 6 रुपए कम कर रहे हैं। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए से कम कर रहे हैं, डीजल की 6 रुपए से। लेकिन आप लोगों की पॉकेट में जो इंपैक्ट आएगा वो तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। आपका पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, डीजल 7 रुपए। ये क्या चमत्कार है! जहाँ पे केंद्र सरकार 1 लीटर में 8 रुपए कम कर रही है तो कस्टमर का 9.5 रुपए कम कैसे होगा, कैसे इतना सस्ता? देखिए, हम यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार कुछ भी ना करे, खाली एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा सा पैसा कम कर दे, तो अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए कम किए तो 50 रुपए पहले प्राइस था, 5 रुपए कम करने से ये हो जाएगा 55 रुपए प्राइस हो गया। 55 रुपए के अंदर डीलर कमीशन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65। अब 10% टैक्स लगाना है, 10% तो लगेगा किस पे? 65 रुपए पे। 65 का 10% आएगा 6.5। अगर इसमें 6.5 रुपए जोड़ लिया जाए तो ये जो प्राइस आ रहा है ये आ रहा है 71.5, 71.5। इन दोनों प्राइजेस में डिफरेंस निकालिए। पहले कीमत थी 77 रुपए और अब कीमत है 71 रुपए 5 पैसे। अगर दोनों में फर्क निकालें तो दोनों में फर्क आ रहा है लगभग 5.5 रुपए का। ध्यान से देखिए, केंद्र सरकार ने कितने रुपए कम किया था? 5 रुपए, लेकिन कस्टमर को पेट्रोल कितना सस्ता मिल रहा है? 5.5 रुपए, 50 पैसे ज्यादा सस्ता हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? केंद्र सरकार ने जब अपना टैक्स घटाया तो इस टैक्स के ऊपर राज्य सरकार और टैक्स लेती है और डबल इंपैक्ट आने की वजह से ये पेट्रोल सस्ता मिला। तो ये तो वो कहानी है कि जब केंद्र सरकार कहती है कि हम 8 रुपए कम करेंगे, ग्राहक को 9.5 रुपए सस्ता मिलेगा, वो इस कारण हो पाता है। अब थोड़ा सा इस मैकेनिज्म में और अगर हम गहराई में जाएं तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो वो एक्साइज ड्यूटी लगती है पर लीटर। पर लीटर का मतलब है पेट्रोल की कीमत क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन पेट्रोल की कीमत क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्साइज ड्यूटी लीटर के हिसाब से लगती है। उदाहरण के लिए मान लो कि 10 रुपए लीटर अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले रही है तो अगर पेट्रोल का कीमत 70 रुपए होगा तब भी 10 रुपए, 80 रुपए होगा तब भी 10 रुपए, और पेट्रोल सस्ता होकर 40 रुपए हो जाए तब भी केंद्र सरकार की ड्यूटी कितनी होगी? 10 रुपए। तो ये पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से लगती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्वांटिटी वाली स्पेसिफिक ड्यूटी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो ड्यूटी लगाती है वो इन जनरल सभी राज्यों के अंदर ये लगती है परसेंटेज फॉर्म में, प्रतिशत फॉर्म में। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि 20% अगर वैट है और राज्यों के अंदर 30%, 26%, 36% तक वैट, मान लेते हैं 20% वैट है, तो ये कीमत से चलता है। अब थोड़ा सा इंपैक्ट देखिए, जरा आप समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा इंपैक्ट हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार अगर मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती नहीं है, पेट्रोल महंगा भी हो रहा है, तो एक मिथ है लोगों के माइंड में कि केंद्र सरकार लूट रही है। नहीं, केंद्र सरकार के फिस्कल पे या राजकोष पे कोई फर्क नहीं आ रहा, केंद्र सरकार को ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि एक सिनेरियो लेते हैं, पहले पेट्रोल 70 रुपए था, चलो मैं थोड़ा महंगा कर लेता हूँ, 80 रुपए कर लेता हूँ। पहले अगर पेट्रोल 80 रुपए लीटर था और केंद्र सरकार 10 रुपए ड्यूटी लेती थी तो ड्यूटी तो फिक्स है,
तो प्राइस कितना हो जाता होगा, 90 रुपए। इसके ऊपर अभी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स लगेंगे। अगर पेट्रोल महंगा होकर 90 हो जाए तब भी केंद्र सरकार फिक्स टैक्स लगाएगी 10 रुपए, तो प्राइस भले ही ग्राहक को 100 रुपए मिल रहा है, लेकिन यहां पे पोजीशन देखिए, केंद्र सरकार को दोनों जगह ही पैसे बराबर मिल रहे हैं, 10 रुपए और 10 रुपए, तो दोनों जगह ही बराबर पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा भी तो हो सकता है, अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल का प्राइस सस्ता होते हुए देखा 70, लेकिन उन्होंने आज भी ड्यूटी कितनी लगानी है, 10 रुपए, तो आज भी ड्यूटी फिक्स है, तो तीनों केस में केंद्र सरकार के राजकोष में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे बराबर आ रहे हैं। अब एक ही तरीका है, अगर गवर्नमेंट पेट्रोल को सस्ता करना चाहती है तो गवर्नमेंट को ये ड्यूटी घटानी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट ड्यूटी को 10 से घटा के 8 रुपए करेगी तो 1 लीटर पे 2 रुपए का नुकसान होगा। और जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर एक दिन में 1 लाख पेट्रोल सेल होता है, 1 लाख लीटर, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हाथों हाथ। तो जब जब केंद्र सरकार पेट्रोल को सस्ता करने के लिए पैसे कम करती है, एक्साइज ड्यूटी कम करती है, तो केंद्र सरकार को भारी नुकसान होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड कम होने का मतलब, राजकोष कम होने का मतलब है भारत के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे कम होंगे, देश के विकास की गतिविधियां, एक्टिविटीज रुकेंगी। दूसरी तरफ इसी चीज को हम लोग समझते हैं राज्य सरकार के एंगल से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। अगर राज्य समझें इस बात को तो कुछ स्टेट चाहे तो ये कर सकते हैं। अगेन हम लोग बायस नहीं हैं, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मैथमेटिकल और इकोनॉमी की बात है जिसको समझदार लोग समझ सकते हैं। देखिएगा, अगर पेट्रोल की कीमत पहले 100 रुपए थी और गवर्नमेंट 20% ड्यूटी लगाती थी, तो पहले गवर्नमेंट को ड्यूटी कितनी मिल रही है, 20 रुपए। अगर मान लीजिए कि कीमत बढ़ के 110 रुपए हो जाए और गवर्नमेंट आज भी ड्यूटी 20% लगाती है, तो गवर्नमेंट को ड्यूटी कितनी मिल रही है, 22 रुपए। अगर राज्य सरकार ये बोले कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, अगर राज्य सरकार ये फिक्स कर ले कि हम जनता को राहत देंगे, पेट्रोल महंगा नहीं होने देंगे, अगर राज्य सरकार ये बोले कि हम पेट्रोल में 2 रुपए की रियायत देने को तैयार हैं, अगर वो 2 रुपए की रियायत देते हैं तब भी उनको पैसा कितना मिलेगा, 20। यहां पर राज्य सरकार ने टैक्स कम कर दिया, 20% टैक्स लगता था, 20 रुपए आता था, 20% से 22 आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया और 22 की बजाय लगभग 90% टैक्स ही लिया, 20 रुपए टैक्स लिया। टैक्स का रेट कम कर देने के बाद भी राज्य सरकार के राजकोष को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी राज्य सरकार को 1 लीटर पे 20 रुपए पेट्रोल का टैक्स बस मिलता था, आज भी टैक्स कितना मिलेगा, बराबर। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बराबर भी लेती रहे तब भी स्टेट गवर्नमेंट को राजकोष में कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार इस एग्जाम्पल को मैं फिर से समझाता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक और सिनेरियो लेता हूं, 100 रुपए का प्राइस था और मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स 20% थे, तो 20% टैक्स का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपए का 20% 20 रुपए टैक्स लगाएगी और कस्टमर को मिलेगा 120 का। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अचानक से देखा कि पेट्रोल महंगा हो गया और पेट्रोल महंगा होके हो जाता है 120 रुपए का। अगर 120 रुपए का हो गया तो गवर्नमेंट ने इस पे भी 20% टैक्स अगर लगाना हो तो टैक्स लगेगा 24 रुपए और कस्टमर को ये पेट्रोल मिलेगा 144। डेफिनेटली ये पेट्रोल महंगा हुआ है, काफी महंगा हुआ है, 144 रुपए का फर्क पड़ गया। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जनता को थोड़ा सा फायदा दे दें और हमारे राजकोष को भी कोई नुकसान ना हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस प्राइस को तो हम बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स में कुछ रियायत दे सकती है। गवर्नमेंट बहुत आराम से अपने टैक्स के अंदर 4 रुपए की कमी कर सकती है। अगर टैक्स में 4 रुपए की कमी की तो टैक्स कितना मिलेगा गवर्नमेंट को, 20 रुपए, और पहले भी कितना मिल रहा था, 20। तो गवर्नमेंट को टैक्स पहले जितना आज भी मिलता रहेगा, लेकिन जनता को 1 लीटर में 4 रुपए की राहत मिलेगी। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स में अगर कटौती कर भी दे तो प्रतिशत की वजह से, परसेंटेज की वजह से कटौती के बाद भी फिस्कल पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर दोनों गवर्नमेंट्स की बात की जाए, सेंटर और स्टेट, तो जनता को राहत देना दोनों का काम है। केंद्र सरकार को भी कुछ कमी करनी चाहिए और राज्य को भी, लेकिन दोनों में से बेटर पोजीशन पे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट्स अगर जरा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, मैं तो कहता हूं कि अपना फिस्कल सेम मेंटेन कर लें, तब भी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर है जो ये दिखाता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी महंगे पेट्रोल के पीछे जिम्मेदार हैं, चाहे तो वो इसको कम कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात हमें समझ में आती है कि किस तरह से इसकी प्राइसिंग हो रही है और कैसे इसका इंपैक्ट आ रहा है। अब एक बात बार बार बोली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ऑयल बॉन्ड्स नाम की एक चीज है जो हमें पेट्रोल को सस्ता करने से रोक रही है। ये ऑयल बॉन्ड क्या है? पुराने जमाने में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेट्रोल डीजल रिफाइन करने वाली कंपनीज, ये सब एक रोना रोती थी कि देखो, जब जब सरकार हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइस को रोकती है तो हमें नुकसान होता है। कैसे? ये कहते थे कि मान लो पेट्रोल हमारे लिए बन के तैयार हुआ 100 रुपए का, 100 रुपए पर लीटर, और सरकार ये चाहती है कि पेट्रोल महंगा ना मिले जनता को, तो सरकार फिक्स कर देती थी कि पेट्रोल की कीमत जनता से 80 रुपए से ज़्यादा नहीं लेनी। मतलब पेट्रोल पहले रेगुलेटेड था, उसके ऊपर अपर लिमिट लगी हुई थी। 100 रुपए के पेट्रोल को अगर 80 रुपए कर दिया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कितना नुकसान होगा? 20 रुपए।
अब ये तो रोएगा ना, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब रो रहे हैं बैठ के कि 20 रुपए का नुकसान हम क्यों झेलें। तो केंद्र सरकार कहती है भाई आप क्यों नुकसान झेलोगे, ये 20 रुपए हम देंगे आपको। तो पहले क्या होता था कि पेट्रोल की कॉस्ट होती थी ज़्यादा, केंद्र सरकार इनको कम रेट पे जनता को बेचने को कहती थी, बीच का नुकसान सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट उठाती थी। लेकिन केंद्र सरकार अगर इतनी सब्सिडी सारे दिन रात देती रहेगी तो केंद्र सरकार तो बर्बाद हो जाएगी, इतना पैसा कहाँ है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपको ये पैसे नहीं देंगे हम लोग, इसकी बदले में, इसके इन रिटर्न में हम लोग आपको ऑयल बॉन्ड इश्यू कर देंगे। तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी के पैसे देने की बजाय ऑयल बॉन्ड दे दिया करती थी, जिसमें आने वाले 10 साल में पेमेंट करने का, 12 साल में पेमेंट करने का वादा होता था और उसके साथ साथ उसमें हर साल इंटरेस्ट दिया जाता था। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस समय थी उस समय हर साल ये ऑयल बॉन्ड इश्यू हुए और लगभग 13 -13.5 हज़ार करोड़ के आसपास, लगभग इतना अमाउंट, रफली इतने पैसे के ऑयल बॉन्ड ऑलरेडी इश्यू हो गए, जिनमें से कुछ एक के पैसे लौटाए जा चुके हैं, कुछ एक अभी आउटस्टैंडिंग है। अब केंद्र सरकार ये कहती है कि अगर मान लो कि हम लोग पेट्रोल डीजल के पैसे कम कर देंगे, उसको सस्ता कर देंगे, तो सस्ता करने से हमारे पास पैसे कम आएंगे और कम पैसे आएंगे तो पुराने ऑयल बॉन्ड जिनके पैसे लौटाने वो कहाँ से लाएं हम। तो देखिए रियलिटी ये है कि एक साल में जितना पेट्रोल डीजल का कलेक्शन होता है उसके लगभग 10-20% के आसपास ही ऑयल बॉन्ड का पैसा आउटस्टैंडिंग है। तो ऑयल बॉन्ड का पैसा इतना भारी बाकी नहीं है केंद्र सरकार के ऊपर कि जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा किया जाए। अब सबसे बड़ा गोल्डन क्वेश्चन आता है कि आज के दिन ऐसी क्या मैकेनिज्म अपनाई जाए जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को नुकसान ना हो, जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, पेट्रोल डीजल बेहिसाब महंगा ना हो। क्या बेस्ट मैकेनिज्म हो सकती है? देखिए ये जस्ट एक सजेशन है, इसमें कुछ कमियां, कुछ सुधार चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो बेस्ट मैकेनिज्म है वो ये है, सबसे पहले तो कि कोई भी चीज़ हवा में क्यों चले, एक्चुअल प्राइस से इसको लिंक करना चाहिए। तो इसका मतलब है जो ट्रेड प्राइस पैरिटी नाम का फॉर्मूला है वो टोटल बेसलेस है। अगर आपको ट्रेड प्राइस पैरिटी के बारे में नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो देखेंगे पेट्रोल पे, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ट्रेड प्राइस पैरिटी को इमीडिएटली खत्म करके क्रूड ऑयल के प्राइस से इसको लिंक करना चाहिए, नहीं, इसको लिंक करना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट से। पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनी को जो भी पेट्रोल की लागत आती है उससे डायरेक्ट लिंक कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि इसका लिंकेज होना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट टू एक्चुअल कॉस्ट टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी। पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनी को जो पेट्रोल डीजल की एक्चुअल कॉस्ट आती है उससे इसको डायरेक्टली लिंक कीजिए। पहली बात, उससे क्या होगा कि जब जब कच्चे तेल की प्राइस बढ़ेंगी तो इन कंपनियों की लागत बढ़ेगी, इन कंपनियों की लागत बढ़ेगी तो ग्राहकों को पेट्रोल महंगा मिलेगा, और एट द सेम टाइम जब ये सस्ता होगा तो इसके सस्ते होने से ग्राहकों को चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी। तो ये दोनों साइड चलेगा, ये मूवमेंट होगा, डायनामिक मूवमेंट होगा, पहली बात। फिर क्या पेट्रोल की कीमतों पे, डीजल की कीमतों पे अपर लिमिट लगा दें हम लोग कि देखो इससे महंगा नहीं बेचना क्योंकि ग्राहक को नुकसान होता है? आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे अपर लिमिट लगाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोएंगी। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि भारत में अधिकांश ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के अधीन है, और गवर्नमेंट कंपनीज का या गवर्नमेंट का काम जनता का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर होता है, ना कि जनता को लूटना। अभी आज के दिन हो रहा है कि पेट्रोल डीजल बनाने वाली कंपनियां दुनिया भर का पैसा कमाती हैं और वही पैसा डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो कमीशन होगा उसको फिक्स कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10%, और इसमें रोने की जरूरत किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल कॉस्ट आपको 50 रुपये लीटर की आती है तो हर लीटर पे आपको 5 रुपये मिलेगा। इसका मतलब हम आपके प्रॉफिट का, आपके मार्जिन का ध्यान रख रहे हैं। तो फॉर्मूला ये अगर कर दिया जाए कि एक्चुअल कॉस्ट प्लस ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कमीशन फिक्स हो, सो दैट हमेशा उनको ये श्योरिटी हो कि हम 10%, 20% जो भी है इतना तो हमेशा कमाएंगे ही कमाएंगे, ये कर दिया जाए। ये करने से अब पेट्रोल का प्राइस डायनामिक भी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो हित है वो भी सुरक्षित है, ग्राहक को कच्चा तेल सस्ता होने पे पेट्रोल सस्ता, कच्चा तेल महंगा होने पे पेट्रोल महंगा मिलेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि हमारी एक्साइज ड्यूटी की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, और राज्य सरकार फिक्स कर सकती है कि वैट की अधिकतम सीमा क्या होगी। अगर ये कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी, एक इफेक्टिव प्राइस मिलेगा। जब ये सेम काम हम आरबीआई, आप सब जानते हैं, आरबीआई के माध्यम से सेम काम हम बैंकों की ब्याज दर के साथ रेपो, रिवर्स रेपो के रूप में करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही क्या इसको हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते? एक इनडायरेक्ट चीज से लिंक क्यों करना? ट्रेड प्राइस पैरिटी ये मानती है कि भारत में 80% पेट्रोल इंपोर्ट होता है, लेकिन भारत में पेट्रोल इंपोर्ट नहीं होता, भारत में कच्चा तेल इंपोर्ट होता है। तो हम कच्चे तेल को इंपोर्ट करके उसकी कीमतों को इग्नोर करके और प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों से, जो सरासर गलत है, बेसलेस है। तो अगर ये मैकेनिज्म हो जाए तो शायद इससे जनता को राहत मिलेगी, और अगर जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं मिला तो कम
कम से कम जनता ये कह पाएगी कि इसमें सरकार का दोष नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का दोष है। इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें महंगी तो यहाँ भी महंगी। तो अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है तो मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पेट्रोल डीजल की प्राइसिंग में दोषी कौन है, गुनहगार कौन है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है और इसमें कितनी संभावनाएं अभी बाकी हैं, मैकेनिज्म में और बेटर क्या हो सकता है। तो आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आपके साथ कंटिन्यूस बेसिस पे साझा करते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।